नए हफ्ते की शुरुआत के लिए दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत और एक बार फिर से एसजेएक्स निफ्टी सेंचुरी लगाने के मूड में। तो दमदार शुरुआत के बाद क्या होगा और कहां होगा आपके लिए ट्रेड और निवेश करने का बेहतरीन मौका रहेगा, इसी पर फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। निवेश के तो सर बहुत मौके हैं। यस, स्टॉक्स भी खरीद लें या फिर 5 आईपीओ एक हफ्ते में। कभी देखा सर 5 आईपीओ एक? लगा ही नहीं दीप की वीकेंड भी आया है। मतलब इतना आईपीओ पढ़ने के लिए मतलब आप थक जाएंगे वैसा। मतलब अगर आपको आई डोंट नो कि चेहरे पे थकान लग रही होती है, समझ लीजिए कि ये वीकेंड इतना बिजी गया है। और जाहिर सी बात है, एक्शन पूरा है सेकेंडरी मार्केट में भी और प्राइमरी मार्केट में भी। तो आइए इसी एक्शन को बढ़ाएंगे आगे और पूरे जो आईपीओ 5 अगले 3 दिनों में खुलने जा रहे हैं। एक जो खुला हुआ है 6 और कुछ और आने वाले लिस्टिंग भी है एक, और लिस्टिंग भी आज एक है 7। तो मतलब 7 एक्शन तो आपके ये अभी इस वक्त ऑन है प्राइमरी मार्केट में। लेकिन उससे पहले देख लीजिए कहां पर है एक्शन आपके लिए। वीकेंड पर अमेरिका में एक बेहतरीन शानदार ट्रेडिंग सेशन रहा। वैसे तो उम्मीद थी कि मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी ज़बरदस्त तेजी के साथ बंद हुए। और न सिर्फ डाउ अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ शुक्रवार को, बल्कि डाउ फ्यूचर्स भी बिल्कुल आपके लिए एक तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। तो वहाँ से संकेत है MTAR, एक और आईपीओ जिस पर हमने राय दी थी कि बड़े तगड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए लगाएं पैसा। इसकी आज लिस्टिंग होने की तैयारी में 200 गुना बढ़ा था। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जिसके मैनेजमेंट से हमने बात की थी शुक्रवार को, थोड़ी देर में विश्लेषण करेंगे और क्राफ्ट्समैन का भी विश्लेषण करेंगे कि क्या इन दोनों आईपीओ में जो आज खुल रहे हैं पैसा लगाएं या छोड़ दें। आइए, और महंगाई दर बढ़कर 5% के आसपास आई है। आईआईपी ग्रोथ गिरकर 1.5%। इन डेटा को देखेंगे तो मूड थोड़ा आपका खराब होगा। बिल्कुल। मैक्रो डेटा तो थोड़ा वैसे चल रहा है सर। कोरोना के भी मामले लगातार हम देख रहे हैं सामने आ रहे हैं, पर वैक्सीनेशन भी बढ़ रही है। लगभग 20 लाख लोगों को कल या ओवर द वीकेंड टीकाकरण हुआ है, तो वो नंबर भी एक्चुअली बढ़कर आ रहा है। तो एटलीस्ट एक राहत का संकेत तो है। ये अच्छी बात है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। एक जो बीच में ना सर ढीला सा पीरियड आ गया था कि लोग सोचे थे मैं पहले क्यों जाऊँ टीका लगवाने, कोई और लगवा ले, पहले देख लूँ दूसरों का क्या हो रहा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने लगाया उसके बाद थोड़ी सी रफ्तार बनी। और एक तो वो रीज़न है, और दूसरा ये कि देखिए टीका लगाकर जो सेल्फी लेकर या फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का जो आनंद है वो भी अपने आप में कम नहीं है। जो ले पा रहे और उससे फिर बाकी लोगों को भी वो इसीलिए मतलब देखिए वक्त कैसे बदलता है। हम शुक्रवार को ही बात करें तो जो एग्जाम्पल था घोड़े और गाड़ी का, बॉल पेन और इंक पेन का, वैसे ही है कि एक ज़माना था पेरेंट्स बच्चों को टीका लगवाने ले जाते थे। अब ज़माना है बच्चे पेरेंट्स को ले जा रहे हैं कि चलिए आप 45-50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, आपका टीका लगवा के लाते हैं। बिल्कुल सर, वक्त बदलता है, बढ़िया। पर अच्छे संकेत यहाँ से आ रहे हैं सर। आईपीओ पर तो आज बड़ी चर्चा करनी है सर, पर उससे पहले थोड़ा बाजार का एक्शन समझें। पिछले हफ्ते हमारी बात हो रही थी कि शायद फ्राइडे को या फिर मंडे को एक बड़ी मूव आ सकती है। फ्राइडे को लगा आ सकती है, जिस तरह से गैप अप के संकेत आ रहे थे, पर वो सस्टेन नहीं हुई। वापस हमने अच्छे गैप को गिव अप कर दिया। अब लग रहा है कि मार्केट एक रेंज से बाहर निकलने की तैयार है, या फिर इस रेंज में ही रहेंगे? रेंज में रहेंगे। क्योंकि रेंज से बाहर ऊपर की तरफ निकलने के लिए सबसे बड़ा दिन आपके पास शुक्रवार था जी, जो आपने मिस कर दिया। बिल्कुल आपने, मतलब आपने नहीं, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। मतलब ना आपने ना मैंने मिस किया, मार्केट ने मिस किया बेसिकली। लेकिन पॉइंट डीप ये है कि इससे बढ़िया आपको चांस मिलता नहीं था कि आप तेजी से ऊपर निकले। ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत थे, फ्लोज ठीक थे, बुरे नहीं थे। उसके बावजूद और शुक्रवार की गिरावट थोड़ी शॉकिंग भी है, क्योंकि आप 15,300 के पार निकलकर अगर 15,000 के नीचे का लेवल भी देखते हैं इंट्राडे में, इसका मतलब ये भी है कि क्लियर कट कोई तो ऊपर बेचने के लिए तैयार बैठा है। आइए धो देंगे। तो शुक्रवार को आपके लिए बेस्ट ये होता कि जो लगातार पिछले कुछ दिनों से एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, उस बिकवाली पर शॉर्ट कवरिंग आती, फ्रेश खरीदारी आती और आप ऊपर चले जाते हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट न्यूट्रल था कि एफएनओ में पुट कॉल रेशियो 140 के आसपास आ गया, तो हम कह रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग होगी। शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा, फ्रेश खरीदारी चाहिए, और वो फ्रेश खरीदारी मिसिंग थी। शायद इसलिए हम ऊपर टिक नहीं पाए। तो इसका मतलब क्लियर कट है आपके लिए रेंज बाउंड मार्केट। और ये मार्केट ऐसा है दीप, जब आपको लगेगा कि बस हम ब्रेकआउट कर रहे हैं वहाँ से करेक्शन, और जैसे लगता है बस अब और नीचे के लेवल तैयार है, वहाँ से आपको वापस से रिकवरी। और इसी मार्केट को आपको ट्रेड करना है। इस मार्केट को ट्रेड करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, कॉन्ट्रा ट्रेड, हायर लेवल्स पर शॉर्ट,
लोअर लेवल्स पे खरीदारी मुश्किल काम है, आसान नहीं है बाजार के ट्रेंड के विपरीत या फिर ट्रेडिंग रेंज को कॉन्ट्रा ट्रेड करना। दूसरा आसान काम है स्टॉक्स में कहीं कोई समस्या नहीं दी। ठीक है, कुछ कर स्टॉक्स जो ओवरबॉट हैं या जहाँ पर ट्रेडर्स की पोजीशन ज़्यादा, वो बाजार के मूड के साथ स्विंग कर सकते हैं। मसलन वेदांता लीजिए, 230 वाला 215, 215 वाला 222-23 हो जाता है कुछ ही मिनटों में। तो ये स्विंग्स रहेंगी, लेकिन जिन स्टॉक्स में आपका कन्विक्शन है, जिसमें आपको भरोसा है, वो स्टॉक्स आपके लिए वापस से एक्शन में आते हुए दिखते हैं और वहाँ पर खरीदारी का ज़्यादा मौका है। जो थीम्स हैं, उन थीम्स में अभी भी कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आईटी चल रहे हैं, सरकारी कंपनियां पीएसयू अभी भी चलेंगी और दम लगा कर चलेंगी। तो जैसे ही आपको एक हल्का फुल्का करेक्शन इनमें मिलता है, यहाँ पर एंट्री कीजिए। तो मेरा ये समझना है कि दो तरीके हैं इस बाजार में। पहला तरीका है आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें, दूसरा तरीका है इंडेक्स में कॉन्ट्रा ट्रेड करें, और ये दोनों भी नहीं कर सकते तो तीसरा तरीका और तैयार हो रहा है आईपीओ वाला, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पता नहीं, वही वाली बात है कि आईपीओ में कितने में अलॉटमेंट मिलेगी। ऐसा लग रहा है दीप कि इस हफ्ते जो आईपीओ है इसमें काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिलेंगे। आशा तो सर ये कहीं तो मिले, आशा भी हो सकती है और आशंका भी क्योंकि सारे आईपीओ उतने अच्छे नहीं, क्योंकि लोग काफ़ी पूछ भी नहीं। तो हम थोड़ी देर में उसे विस्तार से करेंगे। लेकिन पॉइंट जहाँ तक मार्केट का सवाल है, सिंपल, ऊपर में आपको बेचना है, नीचे में फिर से खरीदना है, ये करना ही। आज जितना ज़्यादा गैप मिलेगा उतना जल्दी बेचेंगे, गैप पे बेचना है। जितना ज़्यादा गैप मिलेगा उतना जल्दी मिलेगा। अगर 125, 150 मिलता है, 100 मिलता है तो बेचेंगे, 25-50 मिलता है तो फिर देखेंगे। तो मतलब लेवल से बेचना है, वो बहुत क्लियर है सर। तो लेवल्स अभी भी बाजार रेंज रिस्पेक्ट, हाँ, रेंज रेस्पेक्ट करेगा, और नीचे में लेना भी है, वहाँ भी डरना नहीं है। करेक्ट। हाँ, बेचना इसका मतलब ये नहीं। और बेचने की बात मैं इसलिए करूँगा क्योंकि गैप ऊपर दिख रहा है। अगर गैप नीचे दिख रहा होता तो हम खरीदने की भी बात करते कि भाई अल्टीमेटली आपको ट्रेड तो जहाँ खुलेगा वहाँ करना है। तो आपको सिंपल ये तैयारी रखनी कि आपको गैप मिले और गैप ना मिले तो फिर इंतजार करें। पहले इसको डिसाइड करने थे ऊपर जाना है नीचे पर सपोर्ट लेवल पे आएगा तो वहाँ ले लेंगे, ऊपर गया तो जहाँ रुकावट का लेवल है वहाँ बेचेंगे। सिंपल। एसजीएक्स निफ्टी आपकी बात सुन रहा है सर। देखते हैं, नजर रखते हैं इस पर सर। पर आज ग्लोबल संकेत पॉजिटिव रखे हैं, डाउ पर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड सर आते हुए दिखा है। हाँ, जो आप संकेतों की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक डेटा हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी महंगाई दर 5% आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1.5-2% नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमें कोई हेडलाइन भी हम बनाते हैं खाली एकेडमिक पर्पज से। करेक्ट। मार्केट को कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क पड़ेगा गुरुवार के दिन, जब फेड की बैठक है। बुधवार को है ना, मंगल और बुध। हमारे यहाँ गुरुवार को उसका असर दिखेगा। करेक्ट सर। तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दशा तय करेगी अमेरिकी बाजारों की, और स्पेशली बॉन्ड यील्ड्स की, जिसके दम पर आजकल अमेरिकी बाजार बड़े उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ दीप अगर आपने पिछले हफ्ते नोट की और जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और जो हमें देखना भी चाहिए, वो ये कि बॉन्ड यील्ड ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के बहुत गिर गए, अभी भी 1.60 के आसपास है। हाँ, एक 64 हो गया सर। 1.64 ऊपर ही है। हाँ, 1.64 पे 66 तक गए थे, तो लगभग हाईएस्ट लेवल पे। बिल्कुल। फिर भी तो डाउ हाई बना रहा है। करेक्ट। फिर भी तो डाउ फ्यूचर्स ऊपर है जी। इसका मतलब क्लियर कट है, बढ़ती ब्याज दर का इम्पैक्ट डाउ पर कम है, नैस्डैक पे ज्यादा है। तो डाउ है ओल्ड इकोनॉमी, यानी कि वो सीमेंट स्टील टाइप की कंपनियां, जिसे लोगों को आसान भाषा में समझाने के, जो एक्चुअल बिजनेस, और नेस्डैक है हवाई कंपनियां। मतलब हवाई मतलब ऐसा नहीं बिजनेस मॉडल नहीं, बिजनेस है लेकिन एसेट्स नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब फैक्ट्रियां लगी है, प्लांट लगी है, एयरबीएनबी टाइप्स, आपकी ओला उबर टाइप्स, ये फिर नेटफ्लिक्स, अमेजोन और फेसबुक टाइप, जहाँ पर एसेट्स कम है, बिजनेस मॉडल अलग तरह का है। तो जब इकोनॉमी की रिकवरी आ रही तो पुरानी तरह वाली कंपनियों में इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, और वही आपको डाउ दिखा रहा है। तो अमेरिकी बाजारों में भी पूरा क्लियर कट ट्रेड दो तरीके से बन रहा है पुराने। तो उस लिहाज से देखें तो हमारे पास तो इस तरीके नई तरीके के स्टॉक्स ही नहीं है। हमारे तो सारे ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक्स ही हैं, कमोडिटीज वाले, स्टील, सीमेंट, यही भरा पड़ा है, ऑटो वगैरह। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समस्या है अमेरिकी बाजारों के लिहाज से या बॉन्ड यील्ड के लिहाज से। और थोड़े दिनों बाद अब धीमे धीमे ये हो जाएगा दीप कि 1.50 का बॉन्ड यील्ड 1.5% ये बेस हो गया, और अब मन बना लिया मार्केट ने, हाँ धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के साथ इकोनॉमिक रिकवरी आती दिखे, कंपनियों की कमाई बढ़ती दिखे, कोई समस्या नहीं। समस्या कब है, कब कंपनी की कमाई ना बढ़ती दिखे, रिकवरी आती ना दिखे और बॉन्ड यील्ड ऊपर है, तो दिक्कत है। फिर लोग सोचेंगे पैसा इक्विटी से निकाल के डेट में डालना चाहिए। तो मुझे लगता है ये शिफ्ट होना है या नहीं होना है, या बॉन्ड यील्ड से और अमेरिकी बाजारों से डरना है नहीं डरना है, इसका डिसीजन हम गुरुवार के दिन करेंगे। ठीक है। क्लियर है। 3 दिन छोड़ दीजिए, फेड को डिसाइड कर दीजिए उन्हें क्या करना है।
बट नजर रखते हैं वहां पर भी इंटरेस्टिंग एक्शन है अमेरिका के बाजार में और उसका भारत पर भी प्रभाव है। चलिए सर, फिर बाकी आज का एक्शन क्या बता रहा है? ग्लोबल तो पॉजिटिव है, अन्य ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, एफआईएस के नेगेटिव साइड पर रखें। डेटा थोड़े कंफ्यूजन वाले भी हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव साइड पर विस्तार से बात भी करेंगे दीप हम इस पर। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव होकर आए हैं। ये एक बदलाव है अच्छा। सेंटिमेंट मैंने तो पॉजिटिव रखा है। अब सेंटिमेंट के ऊपर आपकी बहस हो सकती है कि भाई 300 350 पॉइंट ऊपर से मार्केट गिर जाए फिर सेंटिमेंट पॉजिटिव कैसे? बात तो सही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा खाली एक दिन की उतार चढ़ाव को देखने के बजाय मैंने वीकली क्लोजिंग देखी। 15,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग खुश हो सकते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि जैसे मुंह फुलाकर बैठ जाएं। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत खुश हो जाएं कि भाई बहुत ही बढ़िया दिन था, क्या था, लेकिन ठीक है ना, 15,000 टिके रहना, आप उतना भी सोचिए, जो मिला उसमें खुश होइए। तो सेंटिमेंट ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है सर, ठीक है। लेवल्स, रेंज आज मैंने ना सपोर्ट जोन और ऊपर के एक ही दिया है। फिर से छोटा कर दिया। एक ही दिया है, जब ज़्यादा एक्शन है नहीं, करेक्ट, चलो एक ही देते हैं। 14,875 14,950 दिन के लिए सपोर्ट जोन है। 15,175 15,250 ऊपरी रेंज, इस पर फोकस करिए। सब्जेक्ट टू 15,100 पार करके टिके तो जी सर। तो 15,100 एक तरह से आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी में, उस पर नजर रखिए। बैंक निफ्टी 35,200 35,300 सपोर्ट जोन है दिन के लिए। यहाँ पे मैं गलती नहीं करूँगा, नीचे की बैंक निफ्टी है, मतलब अच्छा बड़े दिनों से बैंक निफ्टी में आज के 2000 कल के 2000 दिए ही नहीं। बैंक निफ्टी में वो मजा नहीं आ रहा सर, और रेंज छोटी हो रही है। बैंक निफ्टी तो जितना उछल कूद करता रहे उतना बढ़िया है, तब मजा आता है। और डेटा फॉर्मेशन वैसा हो नहीं रहा। ऑफ लेट जो मुझे सेंस मिल रहा है, जो बैंक निफ्टी में लोगों का ट्रेडिंग का रुझान कम होता दिख रहा है। सो ट्रेडिंग आप देखिए, मुझे कब मजा आता है जब डेटा भरपूर हो। अब जहाँ बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 36,000 के कॉल पे 7 लाख शेयर। अब 7 लाख शेयर क्या होते हैं? अब 7 लाख शेयर के बेसिस पे मैं क्या बोलूँ कि 36,000 पार होते हैं, बहुत तगड़ी शॉर्ट कवर। 7 लाख शॉर्ट कवरिंग जाए 50 पॉइंट में मिल जाएंगे, 100 पॉइंट में मिल जाएंगे। करेक्ट, तो इससे ज़्यादा होगी, तो कैसे बोलें? तो डेटा नहीं है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंटरेस्ट नहीं, कन्विक्शन नहीं है। नहीं इंटरेस्ट नहीं है। निफ्टी में ही कर लेंगे टाइप्स। अच्छा, ऐसा, ओके। हाँ, तो कन्विक्शन नहीं है, मतलब ट्रेडर को तो वोलेटिलिटी चाहिए ना। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं और आपने लिया पूरे दिन भर में निफ्टी 50 मिनट ऊपर नीचे में घूम गया, तो आपने तो ब्रोकर के लिए ट्रेड किया, करेक्ट, खुद के लिए थोड़ी किया। सही बात है, सही बात है। अब वोलेटिलिटी में आप सही ट्रेड कर पाते हैं या गलत कर पाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ट्रेड के लिए वोलेटिलिटी तो चाहिए। सही बात। अगर वो नहीं है तो आपका दिन का ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी वैसा ही कुछ दिखा रहा है, मजा नहीं आ रहा ऐसा। तो एनीवे, ये अपनी बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम है। 35,200 35,300 सपोर्ट जोन है, उसके नीचे 34,800 35,000 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी भी करने का सोचना चाहिए। ऊपर में 35,850 36,000 हल्की रुकावट का लेवल है। इसके ऊपर 36,100 36,300 परफेक्ट शॉर्ट्स बिकवाली की रेंज है, जहाँ पे शॉर्ट भी करें, बिकवाली भी करें, प्रॉफिट बुकिंग भी करें। प्रॉफिट बुकिंग तो 36,000 के ऊपर से ही सोचना शुरू कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ले लेना प्रॉफिट, तो मुझे लगता है कि उतना भी आ जाए तो बढ़िया है। कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है निफ्टी के मुकाबले में, या कम मजबूत कह दो, आपको जो शब्द अच्छा लगे वो रखो, ओके, कि बुरा है या अच्छा नहीं है। दोनों बात तो मतलब एक ही होती है। हाँ। बुरा शब्द बुरा लगता है, अच्छा नहीं कम बुरा लगता है। वैसा है। तो बैंक निफ्टी कम कमजोर है, ये मान लीजिए, मूवमेंट कम। हाँ, ठीक है। दिन के लिए कोई बैंक निफ्टी कम मजबूत है, कम मजबूत है। अच्छा, और अगर दिन के लिए रेंज जो है 15,000 15,100 14,950 15,175 मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज से काम चला लेंगे, इसके बाहर निकलेंगे नहीं। बड़ी रेंज है ना, एकेडमिक पर्पज से ज़्यादा होती है, वो कभी कभार ही टेस्ट करते हैं। जैसे कैसा अभी आपको भी पता चलेगा जब शादी में बारात और आ जाएगी आपके, तो बारात में बैंड होता है ना पूरा एक, जी देखा होगा। हाँ, ऑफ कोर्स। और उसमें आगे आगे दो लोग होते हैं, बड़ा वाला बाजा होता है, बहुत बड़ा। अगर आप उसको बजाओगे ना, खाली बाकी सब बंद कर दो और उसको बजाओगे तो आपको लगेगा नॉइस है। हाँ। लेकिन वो सबसे बढ़िया शो पीस वो है, क्योंकि वो दिखने में बड़ा करता है। हाँ,
तो क्या होता है, ये बड़ी वाली रेंज है ना ये शो पीस दिखाने दिखाने के लिए वाली ज़्यादा है, इसमें म्यूजिक नहीं है। और आमतौर पर ये इसलिए वो, और वो पूरे सॉन्ग में है ना, वो बड़े वाले बैंड 2-3 बार ही अपना म्यूजिक देते हैं बाकी छोटे छोटे जो शहनाई और बाकी सारे उन्हीं का काम है। वैसे हाल इसकी बड़ी रेंज का है, कभी कभार ही काम आती है, हफ्ते में 1 आध दिन, और कम ही आए तो बढ़िया है, क्योंकि बड़ी रेंज काम आने का मतलब है कि आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में, जो कि आमतौर पर ट्रेडर्स नहीं चाहते, और स्पेशली नीचे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। एनीवे, तो ये आपके लिए रेंज है 14,875, 15,245 दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी में आइए 35,200, 35,850 दिन की छोटी रेंज है। 35,000 से 36,000 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना यही कि हम मीडियम रेंज से काम चला लेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में फिर भी कभी भी बड़ी रेंज के चांस रहते हैं, और उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। और वो है 34,800 से 36,100, 36,300 तक भी एक्सटेंड हो सकती है अगर मूड माहौल बहुत अच्छा हो जाए तो। ठीक है सर, क्लियर है। पोजीशनिंग का क्या हुआ सर फ्राइडे के सेशन में? पीसीआर की बात करें, वो एफआईज अभी मूड बना नहीं पा रहे, करना क्या चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि दीप एक तो ये देखिए 61 से 59%, अब 60% न्यू नॉर्मल हो रहा है इनके लिए जी, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। अब तक मैं भी यही सोचता हूँ कि 60%, 58% के आसपास आते ही खरीदारी करते, अभी तक कर रहे हैं, लेकिन आने के बाद पॉइंट क्या है, इन्हें जल्दबाजी नहीं है खरीदने की। जी, पहले 58-60% पर आती थी लॉन्ग पोजीशन, जल्दी से यार नहीं कम हो गया, हम कम हो गए, वापस इतना कम नहीं रहना चाहिए, 70-75 तो बनता है, करेक्ट, वो हो जाता था। 80-82 आए, वो ज़्यादा हो गया भाई, इतना नहीं रखना, थोड़ा कम करें। अब ये 60% पे भी हाँ आराम से बैठे हैं, मतलब ले लेंगे, कहाँ जा रहा है मार्केट टाइप, ये वाली फीलिंग है इनकी। अब बढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ, मतलब एकदम से ले लिया जाए वैसा नहीं। दूसरा है पुट कॉल रेशियो, 1.39 से 1.2 पर आया, तो लगभग 37 बेसिस पॉइंट आपका, ये ओवरसोल्ड है, ये ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड के करीब तो आ ही चुका है। एक के नीचे जनरली कम ही आता है तेजी के मार्केट में, तो तेजी के मार्केट के हिसाब से ओवरसोल्ड है, तो शॉर्ट कवरिंग की तो उम्मीद है। अब आप कह सकते हैं 70 तो ऊपर है, एसजीएक्स ऊपर नहीं होता तब भी मैं यही कहता, मेरा डेटा तो हमेशा यही रहता है कि पुट कॉल रेशियो अगर 1 के आसपास है, मुझे तो शॉर्ट कवरिंग दिखती, तो एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब वो शॉर्ट कवरिंग टिकेगी नहीं टिकेगी वो अलग बात है, या वो गैप से खुल के और आएगी, या एक बार नीचे आने के बाद शॉर्ट कवरिंग होगी, दोनों चांस है, बट शॉर्ट कवरिंग तो है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड या हल्के लाइट जो कहना चाहें कह दें वो है। और बाकी विक्स 5% फिर से बढ़ा है, विक्स का तो कोई मतलब ही नहीं, आजकल विक्स से कोई एनालिसिस ही नहीं हो पाता, एक दिन ऊपर, एक दिन घटता है, एक दिन बढ़ता है, छोड़ दीजिए। ठीक है सर, पोजीशंस क्या करें? एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं आपकी, तो स्पेशली लॉन्ग पोजीशंस आज गैप अप तो फिर से मिलने वाला है सर। थोड़ा स्टॉप लॉस 14,950 का रखना ठीक है दीप, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे क्लोजिंग बेसिस पर हो, और जिनको बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजिंग बेसिस पे और थोड़ा सेफ चलना है तो 14,900 का कर ले, ठीक है। इंट्राडे 14,950 काफ़ी है। बैंक निफ्टी पर 35,175 शुक्रवार के लो का स्टॉप लॉस छोटा दे रहा हूँ आज जी। अगर और 100 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद अगर आप फ्राइडे के लो को तोड़ते हो तो फिर लॉन्ग रहने का बहुत ज़्यादा मतलब समझदारी वाली बात है नहीं इंडेक्स में, इसलिए स्टॉप लॉस इंट्राडे वाले तो छोटे ही रखिए। क्लोजिंग वाले में अगर आपको चांस लेना तो और ले लो कि भाई 35,000 के नीचे क्लोज होगा तो शॉर्ट का लॉन्ग काटूंगा, या 14,900 के नीचे काटूंगा। 50 पॉइंट और निफ्टी पे चाहिए, 250 पॉइंट और बैंक निफ्टी पे चाहिए तो रख लो, आपकी श्रद्धा पर है जी कि आपको रिस्क कितनी लेनी, बाकी ये लेवल ठीक है, क्लियर है सर। शॉर्ट है 15,175 दूर का स्टॉप लॉस है। अब अगर आपको लगता है कि मुझे 150 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, 1% का ही होता है वैसे, तो आप 15,100 का रख लो, लेकिन 15,100 का सही नहीं है, सही स्टॉप लॉस 15,175 है, स्पेशली क्लोजिंग बेसिस पर तो करेक्ट पक्का, ठीक है। बैंक निफ्टी 36,500 पॉइंट दूर है, क्लोजिंग पे तो यही है। इंट्राडे में अगर आपको रखना है मैं तो बोलूंगा कि 35,575 जिस लेवल की हम बार बार बात करते हैं उसके ऊपर ही हो जाना चाहिए। आप 35,600 के ऊपर खुलेंगे भी 200 पॉइंट ऊपर तो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। आपको कम रिस्क रखनी है तो 200 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस रख लो। 200 भी क्या हुआ, सो ही हुआ, 35,500 पे तो हम बंद हुए, करेक्ट, तो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। अगर अब इस वॉलेटिलिटी में रेंज बाउंड मार्केट में फिर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर का रखना पड़ेगा, वो 36,000 का होगा जी दी। ठीक है सर, तो ये तो रहा पूरा एग्जिस्टिंग पोजीशन। नई पोजीशंस हैं तो क्या बनानी चाहिए सर, आज क्या करना है? 14,950 के स्टॉप से खरीदिए, 15,075, 15,100, 15,175, 15,200 और 15,245 ये होंगे आपके ऊपर के टारगेट। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब वही है कि बेचना कहाँ से, जो मुझे कंफर्टेबल रेंज दिखती है जहाँ पर मुझे बेचने में कोई हर्ज और वो शंका डाउट कोई हिचकिचाहट नहीं है, हेजिटेशन, वो 15,175 से 15,245 की रेंज है जहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ बेचने के लिए। आज स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर दे रहा हूँ क्योंकि 15,336 का हाई आपने बनाया शुक्रवार को, उसके ऊपर का, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 15,350 का। ओके, ठीक है। टारगेट नीचे 15,100, 15,075, 15,030 और 15,950।
ये टारगेट है जिनके लिए बिकवाली करनी है, और इस रेंज में करिए। हाँ करनी है, हाँ करनी, रुकना नहीं है। ये बात क्लियर है। हाँ, शुक्रवार को भी रेंज थी 15,245, 15,315 की रेंज में बेचना है। जी 15,400 का स्टॉप मौका मिला, तो हिम्मत करके करेंगे तो होगा। तो होगा। उस समय 15,300 पार करने के बाद लग रहा था कि ब्रेकआउट देगा, जी। हो भी सकता था, होगा भी किसी न किसी दिन। तो जिस दिन होगा उस दिन एक दिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, वो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए जी। कि मैं डिसिप्लिन से करूंगा, अगर रेंज से बाहर निकल गया तो स्टॉप लॉस ट्रिगर। करेक्ट। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक तो करो ना। आप सोचो किसने उस वक्त हिम्मत करी, 300 पॉइंट इंट्राडे में किसको बोलते हैं निफ्टी में मिलना, मजाक है क्या? बिल्कुल, वो भी जब लग रहा था कि बाजार मजबूती दिखाएगा। और ऐसी गर्मी में जब सबको लेना है, नो डाउट शुक्रवार को जो फॉल हुआ मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना गिरेंगे। ये तो समझ में आ रहा है कि ऊपर की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन फिर भी 15,100 के नीचे की तो मैं सोच भी नहीं रहा था। 14,950 आना तो नो डाउट, कई बार होता है मार्केट आपको सरप्राइज करता है, शॉक देता है जी। ये सरप्राइज नहीं था, शॉक था, Correct. होता है कई वक्त। तो एफआईज की सेलिंग इतनी होगी जी। ये सोचा नहीं था। एनीवे, सो शॉर्ट पोजीशन का बता दिया। अब बैंक निफ्टी आइए, खरीदिए। शुक्रवार के लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, सेफ स्टॉप लॉस 500 पॉइंट दूर का है दीप, 35,000 का, थोड़ा दूर का दे रहा हूँ। जी। 35,575, 35,750, 850, 35,925, 36,100, 36,100, 36,300, बहुत सारे लेवल हैं। तो उसमें चाहे तो आप पहला वाला उड़ा सकते हैं 35,575, सीधा 35,750 से कर लीजिए, पहला लेवल उड़ा दीजिए, बहुत ही छोटा है तो वो छोड़ दीजिए। 35,750 से अपना लेवल गिरना शुरू कर दीजिए, 750, 850, 925, 36,000, 36,100 और 36,300। शॉर्ट करें बैंक निफ्टी। अब वो ये शॉर्ट कहाँ करना है, हाँ 36,000 पे भी कर सकते हैं, 36,100 पे भी करें, आपको जहाँ ठीक लगे। लेकिन 36,300, आपको याद है ऊपर की तरफ हम लगातार यही बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, 36,400 से 36,600 परफेक्ट रेंज है शॉर्ट करने। जी। शुक्रवार को 36,500 का है ये। अब आप सोचो वहां से आपने बेचा 1,200 पॉइंट इंट्राडे में मिल रहा है, जी। 1,300 पॉइंट, 1,300 पॉइंट। तो रेंज को रेस्पेक्ट तो बराबर कर रहा है मार्केट। और हम ये भी कह रहे थे कि एक बार हो सकता है निफ्टी ब्रेकआउट कर जाए, लेकिन बैंक निफ्टी 36,400, 36,600 की रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा। तो बैंक बेचना है ऊपर के लेवल पे तो पहले बैंक निफ्टी को बेचेगा, पहले बैंक। ये क्लियर है। क्यों, रीजन दे देता हूँ। बॉन्ड यील्ड जो अमेरिका में बढ़ रहे हैं, पहले बैंक पे इंपैक्ट आता है, भले हमारे बैंक से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, सेंटिमेंटल। आपके पास इन्फ्लेशन, ठीक है, आईआईपी, ये सब बैंक्स के लिए डायरेक्टली नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए बेचना है तो बैंक निफ्टी पहले बेचो, लेना है निफ्टी पहले लो, ये आपके लिए रेंज हो गई। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप 36,100, 36,300 की रेंज में बेच सकते हैं। 36,500 का स्टॉप लॉस है, इनफैक्ट 36,600 का रखना चाहिए, 36,500 फ्राइडे के हाई का बना दिया। 35,925, 35,850, 35,750, 35,600 और 35,500, ये सारे टारगेट हैं। क्लियर है सर, ठीक है। ये तो रही पोजीशंस की बात। अब डेटा थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि बिकवाली हुई है पर इसमें शायद बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, कैसे समझें सर? एसबीआई लाइफ की बड़ी डील थी 4,500 करोड़ की, लेकिन समझ में नहीं आया कि उसमें कितना उसको एफआईज में बाय सेल है या कितना, नहीं पता चला जी। तो मैं डेटा को ऑन द फेस ऑफ इट जैसे है वैसे ही गिन के चल रहा हूँ। और चाहिए तो कैश मार्केट फिर डेटा हटा दो, 943 करोड़ की बिकवाली है। फ्यूचर्स में आई है 586 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। अब इंडेक्स फ्यूचर में दीप सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है, ज्यादा तेजी की पोजीशन कम की है एफआई ने, लॉन्ग अनवाइंडिंग जिसे कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन कम करना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करने और बेचने के मूड में है एफआई, खरीदना नहीं है, ये दिख रहा है। और स्टॉक्स भी 1,350 करोड़ के बेचे। तो एफएनओ के डेटा खराब है, कैश के भी आप खराब ही मान सकते हैं। घरेलू फंड ने फिर से 2-3 दिन खरीदने के बाद 164 करोड़ की बिकवाली की है। तो ये भी कोई एग्रेसिव लेने के मूड में भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें। तो इसलिए डेटा मजा नहीं है। तो आज अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100-150 अगर ऊपर खुलेगा और ऊपर मौका मिलेगा बेचने के पीछे, तो रीजन एक ही है। बाकी तो इससे बढ़िया ग्लोबल मार्केट आप क्या सोचेंगे, मिल ही नहीं सकते। लाइफ हाई रोज अमेरिका बना तो ऊपर। अब इसमें भी अगर हमारे यहाँ फिर एंड ऑफ डे तो डिमांड सप्लाई है ना पैसे की। अगर सप्लाई है, अगर पिछले साल इसी वक्त मार्च में जब मार्केट ने लोज बनाए वहां से पैसा आया तो चल पड़े। अब इस वक्त मार्च में पिछले साल की कवरेज लाइफ हाई पर है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, निकल रहा है, तो गिरेंगे या नहीं बढ़ेंगे। करेक्ट, बात उतनी है। सो लिक्विडिटी वाला जो मामला है ना, वो थोड़ा सा ऊपर में अटका रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत एग्रेसिवली आप मंदी सोचें,
इसका मतलब ये एग्रेसिव बाजार रेंज बाउंड हो रहे हैं बस। अब ये ध्यान रखना है कि आपको एक तरफा मार्केट नहीं मिलेगा, दोनों तरफ मिलेगा। बिल्कुल, तो रेंज रिस्पेक्ट करें। वायदा कारोबार के लिहाज से सर कोई खास बात है नहीं दीप। 15,000 इमीडिएटली सपोर्ट लेवल है। ऊपर में 15,200 जहाँ पर 28 लाख शेयर हैं कॉल्स में, 15,000 के पुट पे 21 लाख शेयर, तो ये ब्रॉडली एक बार के लिए रेंज हो गई आपकी। 15,300 पार नहीं होगा, ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। वो परफेक्ट मतलब नहीं होना है जी। उसका रीज़न दीप ये है कि 35 लाख शेयर पुट में जुड़े हैं 15,300 के, सॉरी कॉल्स में। शुक्रवार को टोटल मिलाकर 40 लाख शेयर का, तो बड़ी तगड़ी कॉल राइटिंग 15,300 पर हुई है, जो कि मार्केट को बाहर ऊपर निकलने नहीं देगी। तो 15,300 ऊपर बैरियर साफ दिख रहा है, तो 15,240 15,300 तो ऐसी रेंज आंख बंद करके बेचने वाली। करेक्ट। बैंक निफ्टी में डेटा बहुत कम है, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ठीक है सर, क्लियर है। चलिए फिर जो आज का मेन हमारा डिस्कशन है उस पर आते हैं। जिस तरह से आईपीओ मार्केट्स गर्म हो रही है सर, 5 आईपीओ इस हफ्ते खुल रही हैं, लगभग 4,500 हज़ार करोड़ की। आज के आईपीओ की डिस्कशन करें उससे पहले, क्या इसकी वजह से थोड़ा बाजार रेंज बाउंड रह सकता है क्योंकि वहां पर ज्यादा एक्शन रहेगा? ना, मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत फर्क। और पहली बात तो ये कि ये सारे आईपीओ ऐसे भी नहीं है कि जिनको मैं 100-200 गुना भरने वाले हैं, ऐसे कुछ है भी नहीं अब। ओके। मतलब एक नज़ारा में छोड़ दो जहाँ इंटरेस्ट रहेगा लोगों का, थोड़ा इंटरेस्ट लक्ष्मी में रहेगा, बाकी तो ठीक ठाक से बढ़ जाए तो बहुत है। अच्छा। ये तो आईपीओ की बहती गंगा में स्नान करने के लिए ये भी होता है कि हम भी एक डुबकी लगा लें। तो बढ़िया जिनमें ट्रैक्शन आ सकता है, जिसमें बढ़िया बड़ा सब्सक्रिप्शन आ सकता है, वो तो इन सब में मुझे नज़ारा दिखता है कि जहाँ इंटरेस्ट रहेगा। नए तरीके का बिजनेस है, नई तरीके का कंपनी है, जो हम 17 तारीख को और विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो वहाँ के लिए आप पैसा बचा के रखिए आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के लिए। आज खुल रहा है ये आपका लक्ष्मी और क्राफ्ट में, और बाकी भी जो कल परसों में खुल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनमें बहुत बड़ा कोई एक्शन हो जाने वाला है। क्लियर है सर। चलिए तो फिर आज की जो पहले लिस्टिंग है उस पर समझ लेते हैं। MTAR, यहाँ पर तो आपने कहा भी था बड़े लिस्टिंग गेन आएंगे, और जिस तरह से सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्या स्ट्रैटेजी होगी आज के लिए? लिस्टिंग पे ऑलमोस्ट दुगुना होना चाहिए थी, दोगुना होना चाहिए, ऑलमोस्ट दुगुना होना चाहिए। तो मेरा ये समझना है कि 575 रुपये की इशू प्राइस के मुकाबले में 1000 से 1100 रुपये के बीच में कहीं कहीं लिस्ट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और 1000 से 1100 रुपये के बीच में लिस्ट होकर वहाँ से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, कहीं कोई समस्या नहीं, आप होल्ड करिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। नए तरीके का बिजनेस है, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, और ये सारी जो इक्विपमेंट्स बनाने वाला काम जो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वाला काम, ये यूनिक है, आसान नहीं है। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस को DRDO, इसरो, इन सबको जो ये सप्लाई करते हैं, वहाँ पर एंट्री बैरियर्स भी है, हर कोई जा भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ बड़ा एक्सपर्टाइज वाला काम है। सो मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, अच्छा करती रहेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है दीप, जब आपके पास कोई एक अच्छी आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है और उसकी लिस्टिंग हो जाती है दमदार, तो आपको कुशन बहुत हो जाता है। अब 1000 रुपये लिस्ट हो जाए, उससे 150 ऊपर नीचे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आपके पास तो 575 का है। तो आई थिंक जिन लोगों को मिला है अलॉटमेंट, उनको बेचना नहीं चाहिए। फिर भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म करते हैं, लिस्टिंग के पहले दिन निकलना चाहते हैं। आपका स्टॉप लॉस 950 है, बाकी 1000 से 1100 के ऊपर लिस्टिंग होने की उम्मीद है। फिर भी जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमें अपसाइड लेनी है और लिस्टिंग पे बेचना भी, आप जो प्राइस आ जाए उससे 75 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, 75 रुपीज़ हो गया आपका। समझो 1200 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस 1125, 1150 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस 1075, ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। क्लियर है सर, ठीक है। तो ये तो रहा MTAR, बढ़िया लिस्टिंग गेन से मिलेंगी, ये तो क्लियर है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर इस पर? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आप लिस्टिंग गेंस के लिए भी पैसा लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी। लिस्टिंग गेंस में सब MTR जैसे तोड़फोड़ लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे, ऑलराइट, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप निराश हो। मेरे लिए 25% प्लस के लिस्टिंग गेन अच्छे हैं, राइट। तो मेरा ये समझना है 40-50% के आसपास के लिस्टिंग गेन तो आसानी से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें उसकी रीज़न दीप ये कि वैल्यूशंस अट्रैक्टिव है, इन्होंने जगह छोड़ी है कि आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो थोड़ी अपसाइड है। और दूसरी एक और बात क्या है कि पुरानी कंपनी है, ये आज की बनी हुई नहीं है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। नहीं तो क्या होता है कि आजकल है ना, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा हो रहा है, 2-3-4 साल में कंपनी बनी है, डेटा वेटा लाए, IPO ले आए, मतलब बड़ा फैंसी सा बिजनेस है ना, और आप जब तक सोचो करो तब तक आ गया, और उसके बाद बिजनेस चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो फिर क्या है। सही बात। लेकिन ये कंपनियां 15-20-25 साल पुरानी जो कंपनियां हैं, इन्होंने लंबे समय तक मार्केट में अप डाउन अपने बिजनेस की कई साइकिल्स देखी है, उसके बाद मार्केट में आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है, और आगे इंडस्ट्री का ग्रोथ आउटलुक बहुत तगड़ा है। फ्लोरोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल में जहाँ कंपनी है, आप देखिए क्या स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। तीसरा ये कि
अब जो ग्रोथ आएगी वो एक्सपेंशन प्लान है इनका फ्लोरोकेमिकल वाला, जो 2022 अगले वित्त वर्ष में ये पूरा होने जा रहा है, तो उससे आपको ग्रोथ आएगी। तो ये 3 अच्छे फैक्टर, प्रमोटर तो अच्छे हैं ही, बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, लंबा बिजनेस का उनका एक्सपीरियंस है, जिनसे हमने गोयनका साहब से बात भी की थी, तो ये चीज़ें अच्छी है। लेकिन इसके साथ नेगेटिव ये है कि इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, अभी भी 70-75-80% के ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं, और नए प्रोडक्ट बहुत लाने पड़ते हैं, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट से उतना रेवेन्यू नहीं आता, इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो वो एक इंडस्ट्री का भी प्रॉब्लम है, इस कंपनी का भी है, एक वो है। दूसरा ये कि रेवेन्यू और मार्जिन में कोई खास बढ़त नहीं हुई है 3 साल से, जो चल रहा है वही चल रहा है। आई डोंट नो, अब एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, उससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि होगी, कितनी होगी ये वक्त बताएगा। तो पिछले 3 साल के जो रेवेन्यू और मार्जिन की जो नंबर्स है ना, वो इम्प्रेसिव नहीं है। ओके, लेकिन इन्होंने उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या किया है कि जो दूसरे लिस्टेड पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन में हम शेयर दे देते हैं सस्ता, कोई आरती, कोई अतुल, ये हाँ, तो अपने आप भाई ठीक है, हम आज उतर रहे हैं, लेकिन है तो कंपनी 30 साल पुरानी, करेक्ट, और 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर आप वो वैल्यूएशन दे सकते हैं जो किसी आरती को, किसी अतुल को, किसी फाइन ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोराइन को मिल रहे हैं, उसके आसपास के वैल्यूएशन आप सोच सकते हैं। उस हिसाब से लिस्टिंग पर भी गुंजाइश है, और लॉन्ग टर्म के लिए, स्टडी ग्रोथ के लिए आप इसको पोर्टफोलियो में रखें तो भी समस्या नहीं। जब तक केमिकल इंडस्ट्री का साइकिल चल रहा है तब तक तो ये पैसा बनाएगा। क्लियर है सर। तो जो थीम चल रही है उसमें कंपनी आ रही है, तो नजर इस पर रखें। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन सर, इस पर क्या राय देंगे? ये वो मी टू टाइप का है आईपीओ। अच्छा। मैं भी एक और मतलब हाँ, मतलब ऐसी मेरी जैसी बहुत सारी कंपनियां, एक और मैं भी, ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि ऑटो इंसुलिन स्पेस में हजारों कंपनियां हैं ऑटो इंसुलिन स्पेस में। अब आप अलग क्या करेंगे ये समझ। अच्छा, दूसरा ये कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा ये भी लंबी पुराना 25-30 साल पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं कि छोटी है, लंबी एक्सपीरियंस वाली कंपनी है। लेकिन दीप इसमें क्या है, एक जो चीज़ है वो ये कि अगर आप ठीक है, एक ऐसे यूनिक बिजनेस में तो आप कुछ भी भाव मांगो, जैसे कि MTR या नज़ारा, वो कोई वैल्यूएशन का मतलब ही नहीं है। ऐसी कंपनियां नहीं तो इनको जो वैल्यूएशन चाहिए मिलेगा। लेकिन जिनमें बहुत सारी कंपनियां हैं ऑटो इंसुलिन, उसमें आप वैल्यूएशन अगर गैप नहीं दोगे तो इन्वेस्टर क्यों आएगा जी। तो अगर आप फ्रेंकली मुझे पूछोगे लिस्टिंग गेन के लिए, तो मैं बोलूंगा ना, अवॉइड है। अच्छा, हाँ, लिस्टिंग के लिए तो ठीक है। अब लेकिन क्या आईपीओ मार्केट में बाहर है, पता नहीं कभी हो जाए कर जाए, तो मुझे पूछेंगे तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए ना बोलूंगा। ओके, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए और रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, और अगर लिस्टिंग अगर आपको बिल्कुल फ्लैट 5-10% ऊपर या नीचे होती दिखे, आप डरे नहीं, हिले नहीं, तो फिर आप लगा लीजिए। कंपनी बुरी नहीं है, मैं बता दूं, लेकिन वैल्यूएशंस उतने आकर्षक नहीं कि मैं कूद के लगा दूं, रीजनेबल है। तो अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कि आज अगर सपोज मुझे कोई एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है वो इससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिली, तो मैं क्राफ्टमैन क्यों लूँ, एंड्योरेंस क्यों ना ले लूँ? करेक्ट, एंड्योरेंस में क्या समस्या है? सही बात है। इतने साल से हम कंपनी, ऐसी बहुत सारी आपको ऑटो इंडस्ट्री कंपनियां मिल जाएगी जिनके वैल्यूएशन सस्ते हैं। सो एकदम शॉर्ट टर्म के लिए आज से सोच रहे हैं, अवॉइड। लॉन्ग टर्म के लिए ओनली हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स वो लें। कंपनी का क्लाइंटल बहुत स्ट्रांग है, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, वो लॉन्ग टर्म में काम आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव जो है वो बड़ा है, डेट बहुत ज़्यादा है, 700 करोड़ का डेट दिख रहा है जी। अब यार 1000 करोड़ 1500 करोड़ वाली कंपनी 700 करोड़ का डेट रखे, बात समझ में कम आती है। ये भी पिछले साल तो 1000 करोड़ का था, अब 800 करोड़ का है, 791 करोड़ का डेट दिख रहा है, तो डेट ज़्यादा है, मुझे इतना डेट समझ में कम आता है। तो थोड़ा ये मैनेजमेंट से बात करेंगे तो समझ में आएगा कि, और उसमें भी क्या कि जो कम करने जा रहे हैं डेट, वो पूरा मतलब आईपीओ से थोड़ा ही कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से थोड़ा डेट कंसर्न है इनके लिए, तो वो कंसर्न हो सकता है। हाँ, इसलिए बहुत अगर मतलब आपने छोड़ भी दिया तो ऐसा कोई खास बात नहीं, क्राफ्टमैन छोड़ के बड़े दुखी हो जाएंगे। मौके बहुत है सर, आईपीओ की गंगा बह रही है देखिए, इसलिए सुबह मैंने आपने ट्वीट भी डाला सर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है आईपीओ में भी। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है सर जिस तरह से आ रही है, क्राउडिंग हो रही है, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन रीजन वही है कि 1 अप्रैल के बाद दिखेंगे भी नहीं है। करेक्ट, सब ठंडे हो जाएंगे, तो मार्च तक का ही है ये मैड रश, इसलिए कि अगर आप मार्च के बाद लाते हैं आईपीओ तो आपको ऑडिटेड अकाउंट्स सबमिट करने होंगे और फिर से अप्रूवल लेनी होगी, तो सारे आईपीओ वाले सोचते हैं डर चलो कर मौका है, फायदा उठाएं। ठीक है सर, नजर रखिए आईपीओ मार्केट्स, दमदार एक्शन और नई लिस्टिंग भी होगी, साथ ही ढेरों स्टॉक्स भी हैं जो आज एक्शन में दिखने वाले हैं। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे साथ टीम तैयार है, कुशल, वरुण और साथ ही आशीष। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आज के अहम ट्रिगर्स पर नजर रखिए। फरवरी डब्ल्यूआईपी के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, गेल यहां पर दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। मिधानी भी फोकस में रखिए क्योंकि यहां पर भी अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है और पूंजी जुटाने पर गति जो है आज बोर्ड बैठक करती हुई नजर आएगी। कुछ सरकारी बैंक जो है वहां पर फोकस रहेगा क्योंकि बैंक ऑपरेशन जो है वहां पर इंपैक्ट आ सकता है क्योंकि नेशन वाइड यूनियन स्ट्राइक कॉल की गई है आज और कल के दिन में। एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कोल इंडिया 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया था इन्होंने और साथ ही प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है 10% से 5% आईएफसीआई में। इसके अलावा जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको बताई है यहां पर फोकस रखिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीएचईएल की जो वैल्यूएशन है उसको लेकर काफी बड़ी खबर है और यहां पर जो वैल्यूएशन का आंकड़ा लगाया जा रहा है वो 45,000 से 50,000 करोड़ पर की वैल्यूएशन देखी जा रही है, जबकि मार्केट कैप देखें आप कंपनी का करीब 19,000 करोड़ रुपए का है। और दिग्गज कंसल्टेंसी फर्म ने ये वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई है और बीएचईएल के पास करीब 14,000 एकड़ का लैंड बैंक है। इनफैक्ट सरकार की बीएचईएल में करीब 63% हिस्सेदारी है और सरकार को करीब 30 से 35,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है और FY22 में विनिवेश को लेकर तेजी से काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो यहां पर फोकस रखिए। टाटा कम्युनिकेशंस पर भी सरकार की नजर है और सरकार की जो करीब 26% हिस्सेदारी है इसमें उनकी बेचने की योजना है। ओएफएस के जरिए करीब 16% ये बेचेंगे और साथ ही ओएफएस के बाद जो बची हुई 10% हिस्सेदारी है वो पैनेटॉन फिनवेस्ट को बेची जाएगी। मौजूदा अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का करीब 35% हिस्सेदारी एग्जिस्टिंग है। पीएफसी 8 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया इन्होंने, जिसकी रिकॉर्ड डेट 22 मार्च तय की गई है और साथ ही राइट्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहां पर 4 रुपए प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। पहले 5 रुपए प्रति शेयर इन्होंने किया था और दूसरे अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 20 मार्च जो है घोषित की गई है। साथ ही कंपनी के लिए एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है, श्रीलंका और मोजाम्बिक में इन्होंने एक्सपोर्ट्स भी शुरू कर दिया है। हुडको ये भी फोकस में रहेगा क्योंकि FY21 डिविडेंड भुगतान पर 18 मार्च को बोर्ड बैठक होने वाली है और अगर डिविडेंड ऐलान होता है तो 26 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। साथ ही कॉनकॉर समेत ऑल कार्गो, गेटवे, डिस्ट्रीपैक भी फोकस में रहेंगे क्योंकि कंपनियां कॉनकॉर में सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोलियां लगा सकती हैं और गेटवे डिस्ट्रीपैक भी इसमें शामिल हो सकता है और सरकार की कॉनकॉर में करीब 30% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। साथ ही अशोक लेलैंड, एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट व्हीकल्स के लिए डिटेल्स है वो आती हुई दिखी है और ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से ये पॉलिसी लागू होती हुई दिखेगी, जिसमें 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां का जो है वो स्क्रैपेज किया जाएगा। तो इस वजह से ये सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं, खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। कुछ और स्टॉक्स हैं जो वरुण बताने वाले हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, फ्राइडे को एक बहुत बड़ी खबर थी कि टाटा पावर ने टेस्ला के साथ करार कर लिया। हालांकि इस कंपनी ने इसका पूरी तरह से खंडन किया है। तो सबसे पहली खबर तो ये सफाई दी कंपनी ने कि हमने कोई ऐसा करार नहीं किया है। जीएसपीएल इस कंपनी की तरफ से प्रोडक्शन और सेल्स के आंकड़े आए हैं फरवरी महीने में कुल उत्पादन करीब 18% बढ़ा है। सेल्स यानी कि बिक्री जो है उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई है और कुल बिक्री में जो एक्सपोर्ट्स है उसका करीब 26% के आसपास का हिस्सा है। क्विक हिल यहाँ बायबैक में प्रमोटर्स भी अपने शेयर जो है टेंडर करने वाले हैं। करीब 46 लाख शेयर जो है वो ये टेंडर करेंगे। 245 के भाव पे 63.26 लाख शेयर्स के बायबैक के लिए मंजूरी मिली है। एक्सिस बैंक यहाँ पे फेडरल टोन एलएलपी जो कि मैक्स भूपा की प्रमोटर है, उस कंपनी में एक्सिस बैंक जो है 9.9% हिस्सेदारी खरीदने वाली है। 90 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। टाइटन इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि मॉन्टब्लैक इंडिया जेवी में अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है इस कंपनी ने बेचने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी है। 8 अक्टूबर 2020 को इसने बताया था कि 49% हिस्सा बेचने वाले हैं। सुप्रीम पेट्रो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 60% कम करने की योजना को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। पेड अप शेयर कैपिटल 94.02 करोड़ से घटकर 37.64 करोड़ करने की योजना है। पर्याप्त कैश होने के चलते ये जो कदम है इस कंपनी ने उठाया है। शेयर धारक और एनसीएलटी की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है, तो फाइनल अप्रूवल बचा हुआ है। यस बैंक यहाँ पे नजर रखिए क्योंकि आरबीआई ने इस बैंक की एआरसी खोलने की जो योजना है उसको खारिज कर दिया है, तो इस कंपनी के लिए ये एक झटका है। इसके अलावा टाटा ग्रुप के स्टॉक्स खासकर टाटा कंज्यूमर्स को अपने रडार पर रखिए क्योंकि खबर यह है कि टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64.3% हिस्सा खरीदने के लिए सीसीआई से मंजूरी मांगी है, वहां पे फाइलिंग दे दी है। श्री खलासी पाइप ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडर के काम बंद करने के चलते कंपनी के जो कामकाज है उसके ऊपर असर पड़ा है। 11 मार्च से कंपनी के जो प्लांट है उसमें कामकाज बंद है, ये कंपनी ने अपडेट दिया है, तो इसके लिए खराब खबर। निप्पॉन इंडिया लाइफ, एएमसी और वीआरएल लॉजिस्टिक्स पे यहाँ नजर रखिए क्योंकि 9 मार्च को निप्पॉन लाइफ ने वीआरएल लॉजिस्टिक्स के 4 लाख शेयर जो है
उसको बेच दिया है, यानी कि 0.4% हिस्सेदारी जो है वो बेची गई है। बल्क डील एसबीआई लाइफ, पता ही है कि बीएनपी पारिबास कार्डिफ ने यहाँ करीब 5 करोड़ शेयर बेचे थे, लेकिन खरीदने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, जिसने 1.67 करोड़ शेयर खरीदे हैं, और बीएनपी पारिबास आर्बिट्राज ने भी करीब 90 लाख शेयर खरीदे हैं। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार बिकवाली करते जा रहा है। 54.19 लाख शेयर जो है इन्होंने फिर से बेचे हैं। खरीदने वाले प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट है, जिन्होंने करीब 35 लाख शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा वेस्ट ब्रिज ने करीब 35 लाख शेयर खरीदे हैं, और ज्वालामुखी ने इनफैक्ट शेयर्स खरीदे हैं, माफ कीजिएगा, तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ अपने को, 54.1 लाख जो शेयर्स है वो खरीदे हैं। और एक इनसाइडर ट्रेड, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल प्रोमोटर्स ने यहाँ पे 8 और 9 मार्च के बीच में 18 लाख शेयर जो है उनको खरीद लिया है। तो ये भी एक अपडेट है इनसाइडर ट्रेड का आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले स्टॉक्स, और ऑफ कोर्स जो बल्क डील्स हुई हैं उनके बारे में भी। ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं ये जानते हैं, और ये बताने के लिए तैयार हैं आशीष एफआईआर में। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं आज क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अदानी पोर्ट्स यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 640 से बढ़ाकर 880 कर दिया है, 723 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रही कि पोर्ट स्पेस में अगर आप देखें तो अच्छा स्टॉक है, अन्य के मुकाबले जो वैल्यूएशन है वो भी 10% डिस्काउंट पर मिल रही हैं, और इन्होंने वित्त वर्ष 2022 और 23 के ईपीएस अनुमान में करीब 14% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा बीपीसीएल ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। जेपी मॉर्गन की अच्छी रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 550 रुपए के लक्ष्य के लिए 460 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। मान रहे हैं इन्होंने जो ट्रेजरी शेयर्स बेचे थे, और इस रकम का अगर ये पूरा इस्तेमाल करें तो जो डिविडेंड ऐलान होगा वो करीब 60 रुपए प्रति शेयर के आसपास हो सकता है, जिसको लेकर ये स्टॉक पर बुलिश है। डॉक्टर रेड्डीज जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 5,533 रुपए के लक्ष्य के लिए। करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें लक्ष्य तो ऊंचा है, लेकिन जो कमेंट्री है ब्रोकरेज हाउस की वो सपोर्टिव नजर नहीं आ रही है। कह रहे कि ताइवान से एक अहम हृदय रोग की दवाई का जो एपीआई है वो सोर्स करते हैं, और वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जिसके चलते उत्पादन में असर पड़ेगा। और इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी अगर आप देखें तो मामूली 1% की कटौती की है। मॉर्गन स्टैनली की एक और रिपोर्ट है, जेएसपीएल पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 338 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि फरवरी महीने के जो बिक्री आंकड़े आए हैं वो थोड़े से कमजोरी देखने को मिले हैं, इन्वेंट्री भी बढ़ी है, लेकिन उम्मीद है कि मार्च में जो है एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। टीवीएस मोटर्स सिटी की रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है, 440 रुपए के लक्ष्य के लिए, 585 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। हालांकि अगर आप देखें तो उन्होंने वॉल्यूम के जो अनुमान है इसमें करीब 2 से 3% की बढ़ोतरी की है, कामकाजी मुनाफे के अनुमान में करीब 3 से 6% की बढ़ोतरी की है। आखिरी रिपोर्ट है एलएनटी पर, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1850 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि स्टॉक के अंदर पूरी क्षमता है कि यहाँ पर एक बढ़िया री रेटिंग देखने को मिले, स्टॉक में अपसाइकल देखने को मिलेगी, जिसके चलते खरीदारी किराए दे रहा है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर रहेगा आज एक्शन। आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत। हफ्ते के पहले दिन आपको मिलेगी पिक ऑफ द वीक, सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। वागले साहब गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मेरा पिक ऑफ द वीक है, एक कैश स्टॉक है जिसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है पिछले हफ्ते में। स्टॉक का नाम है मेग मनी ऑर्गेनिक्स। 104 का ये प्राइस का ये स्टॉक है, 104 से 100 में के रेंज में बाय करना है, 95 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे 126 तक के टारगेट्स दिखाई देते हैं अगले एक हफ्ते से या में भी 10 दिन। ओके, तो यहां पर करनी है खरीदारी आपको। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो एक सवाल है अनिल जी, ये जो सप्ताह है अनिल जी ये एक ऐतिहासिक सप्ताह है, तो आपको कुछ आइडिया है कि अनिल जी मेरे को ये रोशनी डालनी पड़ेगी? पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं या और कुछ इतिहास भी बना है ऐसा? खाली पिछले साल बना था इतिहास तो? नहीं अनिल जी, पिछले साल से अनिल जी कंपेयर कर रहा हूँ। आप तो अनिल जी पूरा आपको नॉलेज है। देखिए अनिल जी, इंग्लिश में बताता हूँ अनिल जी, ईयर एगो अनिल जी दिस वाज आवर लास्ट नॉर्मल वीक अनिल जी, उसके बाद से जीवन बदल चुका है। हाँ करेक्ट, उसके बाद से वो सारे लॉकडाउन और सारी जो चीजें हुई है, एक साल बाद फिर से आज़ादी मिली है। अब उसका जो दुरुपयोग सारे लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वापस से कोरोना थोड़ा बढ़ रहा है, तो वो सावधानी रखना जरूरी। लेकिन हाँ, जो कुछ पिछले साल हुआ उससे लेसन सीखने जरूर चाहिए। तो बिल्कुल ऐतिहासिक हफ्ता है,
बताइए आपकी इस हफ्ते की ऐतिहासिक पिक। नहीं अनिल जी, ऐतिहासिक पिक नहीं अनिल जी, नॉर्मल पिक है और पिक है आरती इंडस्ट्रीज। अनिल जी पिक ऑफ द वीक है, आरती इंडस्ट्रीज को चुना है। मोर ऑफ अ डिफेंसिव काइंड का प्ले है। 1255 1255 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1350 के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज को खरीदारी पे राय है। ओके, तो ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी की राय बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आज 15 मार्च है और 15 मार्च को अनिल जी कहते हैं आइड्स ऑफ मार्च। तो अनिल जी जूलियस सीजर का कत्ल हुआ था, यानी कि रोम के एम्परर थे जूलियस सीजर, उनका कत्ल यही 15 मार्च को हुआ था और उनको पहले चेतावनी दी गई थी अनिल जी। तो कहते हैं बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। तो अनिल जी आज थोड़ा सा मतलब कॉशियस हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है चार्ट्स देखकर। वैसे अनिल जी एक बहुत जबरदस्त पिक लेकर के आया हूं। स्टॉक का नाम है हिंद पेट्रो, HPCL। तो अनिल जी देखिए, BPCL की तेजी तो डेफिनेटली होने वाली है और उसी के तर्ज पर आपको HPCL में भी तेजी बनते दिखेगी। 3 सप्ताह का कंसोलिडेशन अब पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो मेरी राय में HPCL में खरीदारी करें। यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 235 235 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट 250 रुपए का, दूसरा टारगेट 260 रुपए का होगा। ओके, 250 260 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। जय गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी आज पिक ऑफ द वीक में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है 3M इंडिया। 3M इंडिया करीब 27,600 के आसपास क्लोज हुआ था और बहुत ही बढ़िया अनिल जी इसमें जो हिसाब से ब्रेकआउट आया है, लाइफ टाइम हाई लगाया ये स्टॉक ने। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिस्पाइट बीइंग सो वोलेटाइल ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मतलब मार्केट इतना वोलेटाइल होने के बावजूद स्टॉक ने एक दमदार तेजी दिखाई थी, बढ़िया ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ। 26,500 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, लगभग 1100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में। 30,000 तक के टारगेट्स अनिल जी इसमें बन रहे 3M इंडिया में, काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है ये स्टॉक में, तेजी डेफिनेटली यहाँ पे इंटैक्ट रहेगी और यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। ओके, तो 30,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर हफ्ते भर के लिहाज से करें खरीदारी। ये है वीकली पिक जय की तरफ से। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरा भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में BPCL पिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि BPCL के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए इस हफ्ते में। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड में है और जैसे अभी कुणाल जी ने भी कहा कि ये सेक्टर के अंदर ही मूव तेजी का देखने को मिल रहा है। तो BPCL के अंदर 455 457 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है वो करीब 442 के आसपास का है, तो 442 का स्टॉप लॉस लगाना है। और इस हफ्ते के अंदर स्टॉक के अंदर ऊपर में जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 475 रुपए से लेकर 480 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो BPCL में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो BPCL है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए कैश मार्केट का स्टॉक चुना है और जिस हिसाब से ब्रेकआउट है स्टॉक में लास्ट वीक में, मुझे लगता है ये वीक में मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉप, 188 का क्लोज है और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ब्रेकअवे गैप है फ्राइडे के सेशन में, मुझे लग रहा है कि उसके नीचे का स्टॉप लॉस मैंने 170 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए। और मुझे लगता है ये वीक के अंदर या फिर आने वाले एक आध वीक में हम 240 तक के लेवल देख सकते हैं, तो खरीदने की राय होगी। डेल्टा कॉप 170 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट। ओके, 170 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट। दिल से धन्यवाद स्वीकार कर ले आप मेरा भी और थोड़ा बहुत कुणाल जी राकेश जी का भी, जिन्होंने बहुत पहले राय दी थी। और शुक्रवार को हमारा पिक ऑफ द डे था जी सर, जी शुक्रवार को था पिक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे, माफ कीजिएगा, स्टॉक ऑफ द डे। और टारगेट रखे थे हमने इसके 190 200 के शॉर्ट टर्म और 240। अरे आपको मेरा टारगेट भी मिल गया विश्वेश जी, इसके लिए डबल धन्यवाद। मेरा भी इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट 240 का है, 190 और 200, तो 200 रुपए वाला टारगेट, दूसरा टारगेट आज विश्वेश जी की वजह से आ जाएगा। और कुणाल जी राकेश जी तो पहले से ही बुलिश हैं ही इस स्टॉक पर। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी का जो IPO खुलने जा रहा है 17 तारीख को, उसका इम्पैक्ट गेमिंग बिजनेस में जो कंपनियां हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पर पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो डेल्टा कॉप यहाँ पर करें खरीदारी 240 के टारगेट के लिए। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक या फिर पिक्स ऑफ द वीक।
यस अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड कुणाल जी ने, राकेश जी ने देखिए 15 तारीख की अहमियत बताई है और बिल्कुल सही है। 16 तारीख को मुझे भी याद है, मैंने मेरे बेटे को बॉम्बे से बुलाया था कि अब कोरोना, और वो भी कल बोल रहा था कि सर 1 साल, पापा 1 साल हो गए पूरा। तो मुझे एक्चुअली में बहुत जबरदस्त याद रखा। और अब दूसरी बात हो रहा है, आज 15 तारीख है तो एडवांस टैक्स की लास्ट डेट, और इस बार लोगों ने खूब पैसा बनाया है, कुछ HNIs, अल्ट्रा HNIs ने। तो मेरी मिन्नती यही है कि आज की डेट को भूले नहीं और एडवांस टैक्स को बिल्कुल जमा करवाएं। अब फ्राइडे की इवनिंग को जो मैंने स्टॉक्स दिए थे, मैं एक बार बस उनको नाम लूंगा। भारतीय एयरटेल मैंने FNO में पिक दिया, इंट्राडे के पिक के तौर पे। AIA इंजीनियरिंग मैंने कैश मार्केट के पिक के तौर पे दिया, अच्छा खासा बंद हुआ था ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में भी। और FDC मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया, फार्मा। और इकरा मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था। अब मैं अगर बात करूं पिक ऑफ द वीक आज के इस हफ्ते के लिए, तो डी-लिंक इंडिया एक बेहतरीन कंपनी है। इनफैक्ट ये मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया है। और जिस तरीके से PLI आ रहा है और सरकार और ओवरऑल काफी फोकस्ड है इस सेक्टर को लेकर, तो डी-लिंक इंडिया एक बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है। और दूसरा मुझे लगता है एक बहुत ही स्लो चलता नहीं है वो स्टॉक है OFSS, जो कि ऐसा लगता है कि बस चल ही नहीं रहा है। और इनफैक्ट ये एक वन ऑफ द जैन साहब के जेम सीरीज का एक स्टॉक है, जो कि अनिल जी मैंने अगस्त में दिया था और अभी तक नहीं चल रहा है, बट मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बेस बना रखा। और ऐसे मार्केट्स में ये स्टॉक अच्छा सेफ हेवन अपील वाला स्टॉक है, तो मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो ये 2 स्टॉक हैं जहां पर करें खरीदारी, ओरेकल और साथ ही डी-लिंक। ये 2 स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। दीप, लंबी लिस्ट है इस बार। बिल्कुल सर, तो बढ़िया स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं। जैन साहब की तरफ से भी दमदार रिकमेंडेशंस आपके लिए, और कैश मार्केट के स्टॉक्स पर एक्शन थोड़ा और बनते हुए जा रहा है, जैसे कि अनिल जी भी हमें बता रहे थे। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर करें चर्चा। सुमित जी, टाटा कम्युनिकेशंस पर नजर डालिए। यहाँ पर सरकार अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेचेगी, 16% OFS के जरिए, और बाकी 10 करोड़ शेयर्स पैंटॉन को बेचे जाएंगे, जिनकी ऑलरेडी लगभग 35% हिस्सेदारी है। चार्ट्स क्या कह रही हैं सुमित जी, टाटा कम्युनिकेशन? दीपांशु, चार्ट्स ओवरऑल मजबूत है। चार्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में और वो सस्टेन करेगा। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 1260 1250 के आसपास का है, और ऊपर में 1300 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो उसके बाद 1350 से 1370 रुपए तक के लेवल टाटा कम्युनिकेशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक एक वन वे तेजी का ट्रेंड दिखा रहा है। बीच में छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग आता है, बट उस प्रॉफिट बुकिंग में लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 1300 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 1350 1370 ये लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस, जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है। ढेरों और काउंटर्स पर जो आज एक्शन में दिखेंगे। PFC, इस पर भी राय लें। 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया है। जय, कैसे देखें PFC को, और चार्ट्स पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? बिल्कुल दीपांशु, इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है, विद क्लियर ब्रेकआउट इन इस वॉल्यूम इंडिकेटर्स एज वेल। वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया देखने मिला था। मुझे ऐसा लग रहा है कि PFC में अब ऑन द लोअर साइड करीब 134 का एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड करता है, ये स्टॉक में लॉन्ग साइड पर बने रह सकते हैं। 134 होल्ड कर देता है तो मुझे ऐसा लग रहा है दीप, इसमें लगभग 143-45 ये रेंज ऊपर में देखने मिल सकती है। ओके, तो 145 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, नजर रखिए। बंसल जी, जरा राइट्स पर भी राय दें, क्योंकि यहाँ पर भी 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया है। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे इस काउंटर के लिए? देखिए दीपांशु, राइट्स में देखें तो टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है, और इनफैक्ट मुझे तो लगता है दीपांशु ये स्टॉक अभी भागा नहीं है और ये भाग सकता है अच्छे से। 260 के अराउंड की क्लोजिंग है फ्राइडे की। 257 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 272 का है और दूसरा टारगेट यहाँ 283 का है। टेक्निकली एकदम परफेक्ट स्टॉक है, और ये स्टॉक भी जो टेक्निकल पैरामीटर है पिक ऑफ द वीक के लिए क्वालिफाई करता है। ओके, तो ये है आपके लिए राइट्स। पिक ऑफ द वीक के लिए भी ये क्वालिफाई कर सकता है। नजर रखिए, इस काउंटर पर भी दमदार एक्शन आ सकता है।